थाईलैंड के एक सुनसान रेगिस्तान में दो शिकारी कुछ छिपकलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सकें। लेकिन धीरे धीरे वो लोग एक प्रतिबंधित इलाके की ओर पहुंच जाते हैं। तभी जब उनमें से एक आदमी अपने चारे की जांच करने जाता है तो उसे अचानक एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो देखता है कि उसका दोस्त अचानक गायब हो गया है और जमीन पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बना हुआ है। आदमी सावधानी से उस विशाल गड्ढे की ओर बढ़ता है। तभी उसका साथी बाहर कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तुरंत ही फिर से अंदर खींच लिया जाता है। इससे पहले कि शिकारी कुछ समझ पाए, वो देखता है कि एक भयानक राक्षस सतह की ओर बढ़ रहा है, जिससे उसकी जान बचाने के लिए वो भाग खड़ा होता है। वो इंसान अपने मोटरबाइक की ओर दौड़ता है और तुरंत इंजन स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसका वाहन खुद ही आगे खिसक रहा है। अगले ही पल वो राक्षस उसे पकड़ लेता है और गड्ढे के अंदर खींच लेता है। कुछ देर बाद शिकारी धीरे धीरे होश में आता है, लेकिन तुरंत ही देखता है कि वो एक गुफा में फंसा हुआ है। वहां उसके साथ कई और लोग भी हैं जो गांव से रहस्यमय तरीके से गुम हो चुके थे। इससे पहले कि वो आदमी भाग पाए, वो आदमी तुरंत ही राक्षस द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो बेरहमी से उसे खाना शुरू कर देता है और बाकी बचे लोगों को भी निगल जाता है। दूसरी तरफ कैल नाम का एक संगीतकार नाइट क्लब के मंच पर गाना गा रहा होता है, जहां सभी लोग उसका नाम लेकर चीयर कर रहे होते हैं। लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ये इंसान पैसों की सख्त जरूरत में है, क्योंकि हाल ही में उसके मैनेजर ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। इसी वजह से उसे अपनी कजिन जेन के घर में रहना पड़ रहा है, क्योंकि उसे अपने घर से भी बाहर कर दिया गया था। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब मुख्य किरदार को अपने परिवार से फोन आता है और पता चलता है कि उसके दादाजी का हाल ही में देहांत हो गया है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय उस दूर दराज शहर लियो जाने के, जहां ये इंसान अपने बचपन के दिन दादाजी के साथ गुजारा करता था। दादाजी अपनी जिंदगी पानी की नहरें खोदकर किसानों की मदद करने में बिताते थे और उन्होंने ही मुख्य किरदार को इस काम से जुड़े सभी रहस्य सिखाए थे। जल्द ही कैल अपने दादाजी के अंतिम संस्कार पर पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात टोनी से होती है, जो उसके दादाजी का खुदाई में सहायक हुआ करता था। लेकिन जो उसने सोचा भी नहीं था वो ये कि वहां उसकी बचपन की दोस्त फॉन्ग भी मौजूद होगी, जो बुजुर्ग को श्रद्धांजलि देने आई थी, क्योंकि बचपन में उसकी जान दादाजी ने ही बचाई थी। जल्दी ही ये सामने आता है कि वह औरत अब लियो शहर की मदद करने का फैसला कर चुकी है। एक सफल इन्फ्लुएंसर बनने के बाद वो इनाम का पैसा उन टीमों को देने वाली है जो जमीन के नीचे पानी का स्रोत ढूंढ पाएं, ताकि सूखे से बर्बाद हो चुकी खेती को बचाया जा सके। लेकिन ये कैल के लिए पैसे कमाने का बिल्कुल सही मौका है, क्योंकि वो सोचता है कि दादाजी के पुराने उपकरणों का इस्तेमाल करके इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये मशीनें अब ठीक से काम करने के लिए बड़े बदलाव चाहती हैं। इसी वजह से लोग उस वाहन को फिर से तैयार करना शुरू कर देते हैं, जिसमें कई नए अपग्रेड लगाए जाते हैं और साथ ही उसे एक नई पहचान भी दी जाती है। इसके बाद वे लोग रेगिस्तान में होने वाले टूर्नामेंट की ओर निकल पड़ते हैं। हालांकि जब टीम प्रतियोगिता के सामने पहुंचती है तो उन्हें जल्दी ही एहसास हो जाता है कि पूरे शहर के लोग इनाम की रकम जीतने के लिए यहां मौजूद हैं। जल्द ही फॉन्ग मंच पर आती है और सबको बताती है कि प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। इसके बाद वो आसमान की ओर फ्लेयर फेंकती है, जिससे सभी प्रतियोगी पास के पहाड़ों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी गतिविधियों से जमीन के नीचे कंपन हो रहा है, जिसने उस राक्षस को जगा दिया है और अब वो इसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। जब कैल और उसके दोस्त अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं तो टीम जमीन के नीचे पानी के किसी भी निशान की तलाश शुरू करती है। लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत क्यों न की हो, हर बार उनके हाथ सिर्फ सूखी मिट्टी ही लगती है। जल्दी ही यह भी सामने आ जाता है कि बाकी प्रतियोगी भी वही समस्या झेल रहे हैं, जबकि उनके पास कहीं ज्यादा आधुनिक उपकरण और शक्तिशाली मशीनें मौजूद हैं। फिर भी पानी कहीं नहीं मिलता, जबकि वहां भूमिगत चैनल मौजूद होना चाहिए था। मगर लोगों को यह बात पता नहीं थी कि एक टीम ने खुदाई करते हुए गलती से वो मोटरबाइक ढूंढ लिया है, जिसे पहले के शिकारी पीछे छोड़ गए थे, और अब वो लोग प्रतियोगिता छोड़कर उस मशीन को बेचने का फैसला करते हैं। लेकिन उससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाए, रेगिस्तान छोड़ने से पहले ही वो लोग अचानक देखते हैं कि पीछे से कुछ उनकी ओर बढ़ रहा है। ये देखकर इंसान घबराकर उस भूमिगत राक्षस से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब वे खतरे से निकल चुके हैं, तभी उनके सामने जमीन फट जाती है और एक विशाल गड्ढा बन जाता है जो उन सबको पूरी तरह निगल लेता है। इसी दौरान कैल सोच में पड़ जाता है कि अब आगे उन्हें कहां जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो तय करता है कि आज के लिए घर लौट जाना चाहिए, तभी उसे अपने दादाजी द्वारा छोड़ा हुआ एक पुराना नक्शा मिल जाता है। वो समझ जाता है कि इसमें दादाजी द्वारा किए गए कई सर्वे शामिल हैं,
जिनसे पता चलता है कि पहाड़ों के नीचे सिर्फ एक ही जगह है जहां कभी खोज नहीं हुई। ये जानकर टीम तुरंत उस जगह जाने का फैसला करती है। धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगता है और ज्यादातर प्रतियोगी अब घर लौटने लगते हैं, लेकिन एक समूह वहीं जंगली इलाके में ठहरने का फैसला करता है और रात के खाने के लिए छिपकली का बारबेक्यू बनाते हैं जो उन्होंने पकड़ी थी। लेकिन उन्हें यह जरा भी अंदाजा नहीं होता कि खतरा पहले ही उनके आसपास मौजूद है। तभी उनमें से एक आदमी आसमान की तरफ सलामी देकर अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, लेकिन अचानक महसूस करता है कि कुछ उसकी ओर आ रहा है। अगले ही पल राक्षस उस इंसान को टुकड़ों में काट देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। राक्षस अपने शिकार का सिर बाकी लोगों की तरफ फेंक देता है, जिससे इंसान घबराकर अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह भागने लगते हैं। किसी तरह वो लोग गाड़ी के अंदर पहुंच भी जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि चाबी तो उनके मरे हुए दोस्त की जैकेट में पड़ी है। इससे पहले कि लोग समझ पाते कि अब क्या करें, अचानक उनकी गाड़ी जोर जोर से हिलने लगती है और नीचे से एक विशाल टेंटिकल ट्रक को चीरकर बाहर निकल आता है। ये देखकर इंसान तुरंत गाड़ी से कूदकर अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि उनमें से एक आदमी अपने मरे हुए साथी से चाबी निकालने में कामयाब हो जाता है और फिर से ट्रक की तरफ लौट आता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसका दूसरा दोस्त गाड़ी के सामने बिल्कुल जड़ खड़ा है। उसके पास कोई और चारा नहीं होता और वो अपने साथी को वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है उसे दिखाई देता है कि एक विशाल पूंछ उस आदमी के शरीर को आर पार कर चुकी है। वहीं एक दानवाकार छिपकली भूखी नजरों से उसे घूर रही होती है और धीरे धीरे उसे पूरी तरह कोने में धकेल देती है। अगली सुबह टूर्नामेंट का मैनेजर और फॉन्ग मिलकर कामगारों की छोड़ी हुई गाड़ी ढूंढ निकालते हैं, लेकिन लापता इंसानों का कहीं कोई पता नहीं चलता। ये देखकर औरत सोचती है कि अब प्रतियोगिता को तुरंत रोक देना चाहिए, लेकिन उनकी बातचीत पूरी होने से पहले ही मैनेजर को एक रहस्यमयी फोन कॉल आती है और वो बात करने के लिए वहां से अलग हो जाता है। तभी सामने आता है कि एक ताकतवर बिजनेसमैन मीक को भी लापता लोगों के बारे में सब पता चल चुका है, लेकिन वो प्रतियोगिता को रोकने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि वो इस शहर के लिए हीरो बनना चाहता है। उसका इरादा है पानी के स्रोत को ढूंढ निकालना और इसके लिए वो पूरे भूमिगत सिस्टम को उड़ाने की योजना बना चुका है। इसी दौरान मुख्य किरदार अपने दोस्तों के साथ पहाड़ों की तरफ पहुंचता है क्योंकि उनका इरादा उस सुनसान गुफा की तलाश करने का होता है जिसे उसके दादाजी ने कभी नहीं खोजा था। जल्द ही लोग सावधानी से अंदर जाना शुरू करते हैं और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, लेकिन जेन को लगता है कि कोई उन्हें परछाइयों से पीछा कर रहा है। हालांकि उसकी बातों का मजाक उड़ाता है टोनी, जो मानता है कि औरत बस बेवजह डर रही है क्योंकि यहां पत्थरों और रेत के अलावा कुछ भी नहीं है। लोग गुफा के और अंदर जाते रहते हैं और अंततः उन्हें कुछ बहुत दिलचस्प दिखाई देता है। दीवारों के पास पानी के अवशेष, जिसका मतलब है कि पानी का स्रोत यहीं कहीं आसपास मौजूद होना चाहिए। ये समझकर कि अब वे इनाम की रकम जीतने वाले हैं, सब लोग तुरंत जश्न मनाने लगते हैं। लेकिन तभी टोनी को पीछे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जिससे वो डरते डरते इधर उधर देखने लगता है, जबकि जेन सोचती है कि वो बस मजाक कर रहा है। अचानक ही टोनी को एक विशाल राक्षस निगल जाता है, जिससे सब लोग घबराकर सीधे बाहर की ओर भागने लगते हैं। उसी समय वो चालाक बिजनेसमैन भूमिगत चैनलों को खोलने के लिए जमीन के नीचे अवैध डायनामाइट लगाने की योजना बना रहा होता है, लेकिन फोंग इसे जल्दी ही देख लेती है और सबको रोकने के लिए कहती है क्योंकि इससे पूरी पारिस्थितिकी तंत्र भी नष्ट हो सकता है। उनकी बहस में अचानक मुख्य किरदार दखल देता है, जो बड़ी तेजी से लोगों की तरफ भागता है और उन्हें चेतावनी देने की कोशिश करता है कि एक भयानक राक्षस उनकी ओर बढ़ रहा है, जिसने पहले ही उसके एक दोस्त की जान ले ली है। उनकी बातचीत पूरी होने से पहले ही एक कामगार राक्षस द्वारा जमीन के अंदर खींच लिया जाता है, जिससे सबको एहसास होता है कि अब वे गंभीर खतरे में हैं। इससे इंसान तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ भागते हैं। राक्षस जल्दी से उनके चारों ओर आ जाता है और उन्हें गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर फंसा लेता है। थोड़ी ही देर में इंसानों को अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस होने लगता है और विशाल राक्षस भूमिगत से बाहर निकलकर जोर जोर से गरजता है और अपने विशाल जबड़ों के साथ उन पर हमला करने लगता है। हैरानी की बात यह है कि इंसान किसी तरह इस क्रूर हमले से बचने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि जेन गाड़ी के अंदर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही वह देखती है कि राक्षस सीधे टूर्नामेंट के मैनेजर की तरफ बढ़ रहा है। यह दृश्य उस आदमी को भय में जड़ सा कर देता है। राक्षस तुरंत उस शिकार को अपने मुंह में दबा देता है और फिर अपनी निगाहें फोन की तरफ लगाता है। सौभाग्य से कैल तुरंत लड़की को पकड़ लेता है
और उसे उस क्रोधित राक्षस से बचाने की कोशिश करता है, जिसके कारण उन्हें विशाल गड्ढे में कूदना पड़ता है। लेकिन राक्षस तुरंत अपनी ध्यान सर्वाइवर्स की तरफ कर देता है जो गाड़ी के अंदर फंसे हैं, और उन्हें जकड़ लेता है। इंसान पूरी कोशिश करते हैं कि कोई अचानक हिलडुल न जाए और राक्षस को परेशान न करे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि विशाल छिपकली सोने का फैसला कर चुकी है। राक्षस अब गाड़ी के ऊपर सो गया है। इससे इंसानों को दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उनके पास किसी तरह का मोबाइल सिग्नल भी नहीं है। सौभाग्य से जेन जल्दी ही गाड़ी के ठीक बाहर दूसरी ट्रक देख लेती है और तय करती है कि उन्हें राक्षस के जागने से पहले तुरंत निकल जाना चाहिए। लड़की सावधानी से दरवाजा खोलती है और धीरे धीरे ट्रक से बाहर कदम रखती है, जबकि कई तरह के चिपचिपे तरल पदार्थ उसके चेहरे पर गिरने लगते हैं। लेकिन जेन के पास चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वह विशाल राक्षस से दूर बढ़ती है। बिजनेसमैन भी यही देखता है और दूसरी गाड़ी की ओर बढ़ता है ताकि विशाल छिपकली से बच सके। लेकिन जेन गलती से गाड़ी का अलार्म बजा देती है। इससे राक्षस तुरंत जाग जाता है और बदकिस्मत शिकार को एक ही बाइट में निगल जाता है। इसी समय पता चलता है कि कैल और उसका दोस्त गिरने के बावजूद जिंदा हैं, लेकिन उन्हें जल्दी से जल्दी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना राक्षस उनके पीछे भी आ जाएगा। दोनों आखिरकार एक ऐसे सुरंग में पहुंचते हैं जिसमें दो रास्ते हैं, लेकिन कैल को नहीं पता कि किस तरफ जाना चाहिए। सौभाग्य से वह दोनों रास्तों में से एक प्रवेश द्वार से मोबाइल फोन की घंटी सुनता है और तुरंत तय करता है कि उन्हें रिंगटोन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि वे गुफा के केंद्र की ओर और गहराई में बढ़ रहे हैं। कैल अंततः फर्श पर कई कंकाल देखता है, जिसका मतलब है कि वे असल में राक्षस के घोंसले के अंदर पहुंच चुके हैं, जहां अनगिनत अंडे अपनी खोलों से निकलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। लोग रिंगटोन की आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार अपने दोस्त टोनी पर पहुंचते हैं, जो एक विशाल कोकून के अंदर फंसा हुआ है। सौभाग्य से मुख्य किरदार जल्दी ही पता लगा लेता है कि उसका दोस्त अभी भी जीवित है, लेकिन उसे कोकून के अंदर से बाहर निकालने में विफल रहता है। हैरानी की बात यह है कि फॉन्ग पाती है कि और भी लोग गुफा के अंदर फंसे हुए हैं, जिससे उसे लगता है कि छिपकली अपने नवजात अंडों को खिलाने के लिए इंसानों को पकड़ रही है। मुख्य किरदार समझ जाता है कि अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं है और वह तुरंत इस जगह से भागने का फैसला करता है। लेकिन महिला सभी निर्दोष शिकारों को पीछे छोड़ने से इनकार कर देती है और मुख्य किरदार को दोष देने लगती है कि उसने हमेशा अपने परिवार को छोड़ दिया, जिसमें उसका खुद का दादाजी भी शामिल है। जल्द ही सामने आता है कि काओ ने अपने गांव को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह अपने दादाजी से नाराज था। उसका दादाजी उस समारोह में कभी नहीं आया था जहां मुख्य किरदार ने अपनी पहली स्वर्ण पदक जीती थी। इस वजह से काओ मानता है कि उसके दादाजी ने कभी सच में उसकी परवाह नहीं की। लेकिन फॉन्ग जल्दी ही मुख्य किरदार को बताती है कि वह पूरी तरह गलत है। महिला खुलासा करती है कि उसी दिन उसे एक विषैला सांप काट गया था, लेकिन सौभाग्य से उसे कैल के दादाजी ने बचाया, क्योंकि उन्होंने लड़की को अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया, बजाय इसके कि मुख्य किरदार के समारोह में शामिल होते। इससे कैल को एहसास होता है कि वह अपने दादाजी के बारे में पूरी तरह गलत सोच रहा था और वह वादा करता है कि अब वह कभी भी अपने दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ेगा, लेकिन सबसे पहले उन्हें बाहर जाकर बाकी लोगों से मदद लेनी होगी। हालांकि दोनों को नहीं पता कि बाहर का रास्ता कहां है, लेकिन सौभाग्य से कैल जल्दी ही जमीन पर मूंगफली का एक निशान देख लेता है जो बच निकले लोगों ने छोड़ा था और तय करता है कि वह इन निशानों का पीछा करके इस जगह से बाहर निकलेंगे। लोगों को यह पता नहीं है कि राक्षस पहले ही वापस आ चुका है और वह और भी शिकारों को अपनी गुफा में ले जा रहा है। जल्दी ही टीम बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेती है, जबकि फॉन्ग उनके रास्ते को मार्क कर रही होती है। लेकिन दोनों जल्दी ही एक संदिग्ध दीवार देखते हैं जो कोकून के समान ही सामग्री से बनी हुई है। हैरानी की बात यह है कि दीवार बहुत गीली दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि उसके पीछे संभवतः बहुत पानी है। इससे लोग समझ जाते हैं कि शायद छिपकली ने अपने घोंसले के लिए मूल जल स्रोत को बंद कर दिया था। अचानक उन्हें एक भयानक गर्जना सुनाई देती है, जिससे वे तुरंत भागते हैं क्योंकि विशाल राक्षस ने उन्हें भी देख लिया है। टीम जल्दी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और बाकी प्रतियोगियों के एक समूह को देखती है, जबकि वे घबराकर मदद के लिए उनकी ओर भाग रहे होते हैं। हालांकि अब सब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वे तुरंत देखते हैं कि विशाल छिपकली भी बाहर आ चुकी है और इंसानों की तरफ जोर जोर से गरज रही है। हैरानी की बात यह है कि कामगार अपनी बंदूकें निकालते हैं और सीधे राक्षस की ओर दौड़ते हुए पिस्टल से हमला करते हैं। इससे राक्षस जोर से आगे बढ़ता है और लोगों को ऐसे नष्ट करता है जैसे कि वे कीड़े हों। उन्हें जमीन पर कुचल देता है और कामगार दर्द से चीखने लगते हैं। मुख्य किरदार समझ जाता है कि वे भयानक खतरे में हैं।
और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बस उड़ते हुए रैग डॉल की तरह पटक दिया जाता है। इससे विशाल राक्षस उसकी लड़की को उसकी आंखों के सामने ही निगल लेता है, फिर दूर की ओर भागता है और जमीन के अंदर गायब हो जाता है। कैल तुरंत राक्षस के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन कामगार उसे रोक देते हैं और बताते हैं कि अकेले उसके पास कोई मौका नहीं है। इससे कैल को एहसास होता है कि उसे बाकी लोगों को भी साथ जोड़ना होगा और वह फ्लेयर गन को आसमान की ओर फायर करता है। थोड़ी ही देर में और प्रतियोगी उसकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जिसमें उसकी कजिन जिंग भी शामिल है, जो कि बच चुकी थी। कैल इस मौके का फायदा उठाता है और तुरंत लोगों को उनकी स्थिति के बारे में समझाता है। कैल अपने साथियों को आश्वस्त करता है कि उसके पास एक योजना है जिससे भूमिगत सभी इंसानों को बचाया जा सकेगा, क्योंकि राक्षस ने गुफाओं में फंसे कई शिकारों को अभी तक नहीं मारा है। इसी समय विशाल छिपकली फॉन को अपने घोंसले में ले जाती है और फिर टोनी की तरफ ध्यान देती है। उसे तुरंत निगलने की योजना बनाती है, जिससे आदमी दर्द से चीख उठता है। सौभाग्य से राक्षस किसी और चीज में ध्यान लगाकर बाहर की तरफ दौड़ पड़ता है। जल्दी ही सामने आता है कि कैल के साथी जोर जोर से संगीत बजा रहे हैं ताकि राक्षस को अपनी लोकेशन की तरफ लाया जा सके। वे लोग एक जाल भी बिछा चुके हैं ताकि विशाल राक्षस को मार सकें, जबकि दूसरी टीम गुफाओं के अंदर जाकर फॉन्ग द्वारा छोड़े गए निशानों का इस्तेमाल करके बाकी शिकारों को बचाने की कोशिश कर रही है। थोड़ी ही देर में विशाल राक्षस बाहर पहुंचता है और अपने शोर मचाने वाले पड़ोसियों की तरफ हिंसक रूप से दौड़ता है। लोग इसे देखते हैं और तुरंत धातु की केबल का इस्तेमाल करके राक्षस को बांध देते हैं, जिससे वह जगह पर जकड़ जाता है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि तार टूटने ही वाले हैं। इंसान इस मौके का फायदा उठाते हैं और अपनी ट्रक को विशाल छिपकली की ओर पीछे की तरफ धकेलते हैं। सभी दिशाओं से राक्षस के शरीर में छेद करते हैं, जिससे राक्षस दर्द से चीखने लगता है। लेकिन राक्षस जल्दी ही खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और मुख्य किरदार पर हमला करता है, उसकी ट्रक को मैदान में उड़ा देता है और फिर पुरुष की तरफ जोर जोर से गरजता है। सौभाग्य से इससे पहले कि मुख्य किरदार मारा जाए, एक कामगार विशाल दुश्मन की तरफ मोलोटोव कॉकटेल फेंक देता है, जिससे छिपकली नीचे भूमिगत भागने को मजबूर हो जाती है। लेकिन लोग जल्दी ही समझ जाते हैं कि उनके दोस्त खतरे में हैं और तुरंत उनकी ओर दौड़ते हैं। इसी समय फॉन्ग गुफा के अंदर होश में आती है और जल्दी से अपने दोस्त टोनी के पास जाती है। लेकिन महिला हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि जेन भी कामगारों के साथ वहां पहुंच चुकी है, जो तुरंत कोकून से शिकारों को मुक्त करना शुरू कर देती है। इससे लोग अंततः बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें चारों तरफ कंपन महसूस होने लगते हैं, क्योंकि राक्षस पहले ही गुफा के अंदर पहुंच चुका है। इससे बिजनेसमैन डरकर भाग जाता है और बाकी लोगों को उसे पीछे छोड़ना पड़ता है। लेकिन फॉन्ग तुरंत उसका बचाव करने का फैसला करती है, चाहे इसके लिए उसकी खुद की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। थोड़ी ही देर में बचे हुए लोग बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और मुख्य किरदार और बाकी कामगारों के साथ मिलते हैं। लेकिन कैल जल्दी ही पता लगाता है कि फॉन्ग अभी भी गुफा के अंदर फंसी हुई है। और भी बुरी बात यह है कि लोग पहले ही राक्षस को मारने के लिए विस्फोटक सेट कर चुके हैं। लेकिन कैल अपने दोस्त को गुफा में मरते नहीं देखना चाहता। इसके लिए वह डिटोनेटर अपने हाथ में लेता है और लड़की को अकेले बचाने और राक्षस को मारने की योजना बनाता है। इसी समय फॉन्ग अंततः बिजनेसमैन को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। फॉन्ग बिजनेसमैन को बाहर की ओर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उन्हें विशाल छिपकली का सामना करना पड़ता है, जिससे आदमी डर के मारे फिर से भाग जाता है। राक्षस यह देखता है और महिला की तरफ जोर जोर से गरजता है। लेकिन जैसे ही फॉन्ग के मारे जाने का खतरा आता है, मुख्य किरदार आगे कूदता है और राक्षस के सिर पर हमला करता है, जिससे उसे जबरदस्त दर्द होता है। हालांकि राक्षस अंततः मुख्य किरदार को झटक कर हटा देता है और लगभग उसे कुचल देता है। लेकिन कैल इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं है और राक्षस के गर्दन पर हमला करता है। इससे लोग अस्थायी रूप से उस जगह से भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन राक्षस जल्दी ही उनका पीछा करना शुरू कर देता है। इसके कारण समूह को चट्टानों के पीछे छिपना पड़ता है, जबकि राक्षस उन्हें शिकार की तरह ढूंढ रहा होता है। हैरानी की बात यह है कि राक्षस जल्दी ही उन्हें ढूंढ लेता है, फॉन्ग को अपनी पूंछ से पकड़ लेता है और मुख्य किरदार का सिर काटने ही वाला होता है। विशाल छिपकली अंततः लड़की की तरफ मुड़कर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन काओ फ्लेयर गन लेकर राक्षस के चेहरे की तरफ फायर करता है, जिससे दुश्मन को महिला को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सौभाग्य से राक्षस के संभलने से पहले मुख्य किरदार अपने फोन का इस्तेमाल करके उसे धोखा देता है। इससे राक्षस ने चारा नष्ट कर दिया और लोग उस समय डिटोनेटर को सक्रिय करके विस्फोट कर देते हैं, जिससे पानी भी एक साथ बाहर निकल आता है और उन्हें बाहर भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन अचानक विशाल राक्षस उन पर हमला कर देता है।
और मुख्य किरदार की टांग पकड़ लेता है। लेकिन फॉन्ग अपने दोस्त को छोड़ने को तैयार नहीं है और जैसे ही लोगों को मारने का खतरा आता है, पानी की लहरें तेजी से आगे बढ़ती हैं और विशाल छिपकली को इंसानों से दूर धकेल देती हैं, उसे अपनी मौत की तरफ भेजती है। इससे लोग तुरंत बाहर भागने में कामयाब हो जाते हैं और समय रहते गुफाओं से निकलकर बाहर पहुंचते हैं। थोड़ी ही देर में समूह अपने दोस्तों के साथ फिर से मिल जाता है, जबकि आसमान की तरफ कई फव्वारे पानी के निकलने लगते हैं और पूरे गांव के दशकों पुराने सूखे का अंत होता है। लेकिन लोग यह नहीं जानते कि भूमिगत चैनलों के दूसरी तरफ बिजनेसमैन किसी तरह बाढ़ से बच जाता है और भयावह राक्षस का एक विशाल अंडा चोरी करने में कामयाब हो जाता है। तो आप लोग इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको मेरे